Hi everyone, welcome back again. I am Aarti Kaushik, your tutor, and today we are going to discuss part 3 of lipid metabolism, in which we are going to discuss about fatty acid oxidation or we can see beta oxidation. तो अब तक हमने इसमें पढ़ा कि लिपिड मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेजर टॉपिक्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म में हमने सिंथेसिस एंड स्टोरेज पढ़ा, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का यानी कि TAG का, फिर बायोसिंथेसिस पढ़ी किसकी, फैटी एसिड्स की। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, अपना ये सब जो मैं स्लाइड्स दिखा रही हूँ ये सब हम अपने पहले 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जो फैट है, फैटी एसिड्स हैं बेसिकली, फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में कैसे ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ ये क्या करेंगे, रिएक्शंस करेंगे और रिएक्शन करके ATP कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, मतलब कि फैट क्या बना होता है, फैट हमारा TAG होता है, TAG ट्राई असाइल ग्लिसरॉल होता है, जिसमें हमारी एक तो ग्लिसरॉल होती है जो कि एल्कोहल होगी, और 3 जो होते हैं वो फैटी एसिड की चेन होती है, और ये 3 फैटी एसिड की चेन जो होती है वो एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ ग्लिसरॉल से बाउंड होती है, TAG बन जाता है। तो ये जो TAG है जब ये टूटता है तो ये ग्लिसरॉल में टूटेगा और फैटी एसिड में टूटेगा, तो जो ग्लिसरॉल है वो तो दोबारा से TAG की फॉर्मेशन कर देगी या अलग अलग साइकिल में एंटर कर जाएगी, बट जो फैटी एसिड है वो टूट के क्या देता है, ATP देता है। तो उसको पढ़ेंगे कि हमारा फैटी एसिड कैसे ऑक्सीडाइज होता है और कैसे हमें ATP प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसको बोला जाता है बीटा ऑक्सीडेशन। अब ये जो भी हमारी PDF है, PPT है, इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। पूरी PDF मिलेगी। इस लेक्चर्स के बाद हमारे 2, इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर बचेगा जिसमें कोलेस्ट्रॉल हम सिंथेसिस करेंगे और हमारा बाइल एसिड कैसे सिंथेसाइज करते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद ये पूरी जो PPT है इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो वहाँ पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, और डेली मैं आर्टिकल्स वहाँ पे सेंड करती हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, यानी कि शॉर्ट टॉपिक्स के नोट्स मैं वहाँ पे सेंड करती हूँ। 9 to 9:30 PM, 9 to 9:30 PM क्विज़ 10 क्वेश्चंस का क्विज़ मैं वहाँ पे अपलोड करती हूँ, तो आप उसके लिए भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके फैटी एसिड टूट जाते हैं एनर्जी में। ठीक है, तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को ही हम क्या बोलते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसमें फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तोड़ा जाता है और क्या बनाया जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम A, NADH और FADH2 बनाया जाता है। NADH और FADH2 भी यूज़ किए जाते हैं क्या प्रोड्यूस करने के लिए, ATP प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, जो वही बात हो गई कि हम बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे फैटी एसिड का, जिसमें हम फैटी एसिड को तोड़ के एसिटाइल कोएंजाइम में NADH FADH2 बनाएंगे, जिसका यूज़ करके हम बाद में क्या जनरेट करेंगे, ATP जनरेट करेंगे। तो साइट क्या होगी बीटा ऑक्सीडेशन की, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स मेजर साइट है। बट जब बहुत बड़ी चेन होती है फैटी एसिड्स की, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के लिए बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पे कराया जाता है, परऑक्सीसोम्स के अंदर कराया जाता है। कहाँ पे कराया जाता है, परऑक्सीसोम्स के अंदर कराया जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं जब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है या बीटा ऑक्सीडेशन होता है। सबसे पहले हमें फैटी एसिड को एक्टिवेट करना पड़ता है, एक्टिवेट करके उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कि वो टूटता है एसिटाइल कोएंजाइम में, NADH में, FADH2 में। ठीक है, इसलिए कार्टिनिन शटल है ना, कार्टिनिन शटल प्रेजेंट होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है फैटी एसिड को साइटोसोल से या साइटोप्लाज्म से, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, फिर चलती है बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल। जो परऑक्सीसोम में बीटा ऑक्सीडेशन होता है उसके लिए हम सेपरेट एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी मैं, जिसमें मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगी और तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेन ये है, ये समझ में आ गया तो परऑक्सीसोम वाला तभी आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बीटा ऑक्सीडेशन में,
सबसे पहले हम फैटी एसिड को एक्टिवेट करते हैं। ये एक्टिवेशन कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा, साइटोसोल ऑफ अ सेल या साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। इसमें जो फैटी एसिड है वो कैसे एक्टिवेट होता है? वो एक्टिवेट होने के लिए कोएंजाइम ए से बाइंड करता है। कोएंजाइम ए किसका प्रोडक्ट होता है? देखो, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे से, ग्लाइकोलाइसिस से किस में टूटता है? ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलाइसिस से किस में टूटता है? पायरूवेट में, पायरूवेट में। अब पायरूवेट जो होता है वो हमारा कोएंजाइम ए में टूटता है। तो ये जो कोएंजाइम ए है ये बाइंड हो जाता है फैटी एसिड के साथ और उसको एक्टिवेटेड कर देता है, यानी कि एसाइल कोएंजाइम ए बना देता है। फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बना देता है, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बना देता है, जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म होती है। किसकी एक्टिवेटेड फॉर्म होती है? फैटी एसिड की। किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है? फैटी एसाइल असाइल कोएंजाइमेज सिंथेटेज की प्रेजेंस में। यहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा है? असाइल कोएंजाइमेज सिंथेटेज, क्योंकि ये फैटी असाइल कोएंजाइम ए को सिंथेसाइज कर रहा है। दैट्स वाई इट इज़ असाइल कोएंजाइमेज सिंथेटेज, जिसको काइनेज भी बोलते हैं, थायोकाइनेज भी बोलते हैं, दूसरी लैंग्वेज में या वर्ड्स में बोल सकते हैं। ठीक है, इसको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है ये रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो फैटी एसिड को हम कोएंजाइम ए के साथ बाइंड करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, यानी कि थायोकाइनेज। और फिर क्या बनेगा? हमारा एक्टिवेटेड फैटी एसिड बन जाएगा, यानी कि फैटी एसिड से असाइल कोएंजाइम ए ग्रुप बाइंड हो जाएगा। तो फिर उसको हम फैटी असाइल कोएंजाइम ए बोलेंगे, जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म होगी किसकी? फैटी एसिड की। और ये कहाँ पे होगी ये रिएक्शन? साइटोसोल या साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, और जो एटीपी है वो हाइड्रोलाइज होगी एएमपीपी, यानी कि एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में। और दो क्या यहाँ पे रिलीज होगी? 2 फॉस्फेट मोइटी या 2 फॉस्फेट मोलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो गए। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन है एक्टिवेशन की। अब क्या करा जाता है? अब हमें पता चल गया कि हमारा जो फैटी एसिड है वो तो हो गया है एक्टिवेटेड, बट उसको माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ही वो कंप्लीटली टूटेगा और एनर्जी देगा। ठीक है, अब उसको माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करना है, बट ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, लॉन्ग चेन होते हैं, किसी में हमारे कार्बन 16 प्रेजेंट होते हैं, किसी में कार्बन 18 प्रेजेंट होते हैं, किसी में कार्बन 20 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग चेन हमारे फैटी एसिड्स होते हैं जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते। माइटोकॉन्ड्रिया डूल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है ये इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारे जो फैटी असाइल कोएंजाइम ए है, यानी कि एक्टिवेटेड जो फैटी एसिड है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है कार्निटीन शटल के थ्रू। कार्निटीन शटल के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं? कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज फर्स्ट, जिसको CPT1 बोला जाता है। कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज फर्स्ट, कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज फर्स्ट, CPT1। कार्निटीन एसाइल कार्निटीन ट्रांसलोकेज, कार्निटीन एसाइल कार्निटीन ट्रांसलोकेज, और कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज 2, CPT2। ठीक है, अब देखो ये तीनों एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं किसमें? कार्निटीन शटल में। ये हम पहले एक ओवरव्यू ले रहे हैं, उसके बाद हम पिक्चर से इसको पूरा समझेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि एंजाइम कहाँ पे यूज़ होंगे, ये सारी प्रोसेस हम समझने वाले हैं। ओके, तो देखो 3 की एंजाइम है कार्निटीन शटल के लिए: कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज 1, CPT1, कार्निटीन एसाइल कार्निटीन ट्रांसलोकेज एंड कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज 2, यानी कि CPT2। अब इसका क्लिनिकल नोट क्या है? क्या इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि जो मेलोनिल कोएंजाइम ए होता है, मेलोनिल कोएंजाइम ए होता है जो, जस्ट अ मिनट, ठीक है, जो मेलोनिल कोएंजाइम ए होता है वो इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट करता है? CPT1 को। CPT1 यानी कि कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज 1 को ये इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से फैटी एसिड सिंथेसिस नहीं हो पाता और ऑक्सीडेशन साथ साथ में नहीं हो पाता। क्योंकि जब हमारा फैटी एसिड सिंथेसिस होता है तो मेलोनिल कोएंजाइम ए बनता है। क्या बनता है? जब भी हमारा फैटी एसिड बनेगा, सिंथेसाइज होगा, जब भी हमारा फैटी एसिड सिंथेसाइज होगा तो मेलोनिल कोएंजाइम ए बनेगा, बट वो इनहिबिट करता है फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन को। किसको इनहिबिट करता है? फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन को। इसी वजह से कभी भी सेल के अंदर फैटी एसिड की सिंथेसिस
एंड फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन साथ साथ नहीं चल सकते। ठीक है, इज इट क्लियर? साथ साथ नहीं चल सकते। फिर हमारा थर्ड स्टेप आएगा, हमारा कार्निटीन शटल के बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल। बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल में 4 रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड थायोलाइसिस। इसको याद कैसे रखेंगे? ओ होट, ओ होट, ओ होट रिएक्शन होती है। ओ होट मतलब कि ओ से ऑक्सीडेशन जिसमें FADH2 रिलीज होगा, H से हाइड्रेशन, O से अगेन ऑक्सीडेशन जिसमें NADH रिलीज होगा, एंड T से थायोलाइसिस। ओ होट, ओ होट यानी कि ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, थायोलाइसिस। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? एंजाइम यूज होगा, एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? FADH2। फिर हाइड्रेशन में एनोल कोएंजाइम हाइड्रेटेज यूज होगा जो वाटर ऐड करेगा डबल बॉन्ड वाली जगह पे, जहाँ पे फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे ये वाटर ऐड करेगा और उसको सैचुरेटेड बना देगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। ऑक्सीडेशन के लिए बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है। बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज यूज होता है और NADH प्रोड्यूस करता है। फिर होता है फोर्थ स्टेप यानी कि थायोलाइसिस। इसमें एंजाइम यूज होता है बीटा कीटोथायोलेज। कौन सा एंजाइम? बीटा कीटोथायोलेज। ये क्या करता है? एक एसिटाइल कोएंजाइम को स्प्लिट कर देता है और जो स्प्लिट होने की वजह से जो फैटी एसाइल कोएंजाइम है वो 2 कार्बन शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि एसाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो जब एसाइल का कोएंजाइम ए रिलीज होगा तो फैटी एसिड की जो चेन है वो 2 कार्बन छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन चलेंगी बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल में। अब समझ लेते हैं बीटा ऑक्सीडेशन को कंप्लीटली कि कैसे होता है, क्या क्या रिएक्शन होती है, क्या क्या कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, अब देखो बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब है कि हमारा जो फैटी एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में टूट रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या हो रहा है? टूट रहा है। क्या जनरेट करने के लिए? एसिटाइल कोएंजाइम ए, हमारा NADH और FADH को जनरेट करने के लिए, ताकि इनका यूज़ किया जा सके ATP प्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहला स्टेप हमने इसमें पढ़ा, सबसे पहला स्टेप जो होता है बीटा ऑक्सीडेशन में वो होता है फैटी एसिड को एक्टिवेट करना। ये एक्टिवेशन साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल में होता है, जिसमें हम फैटी एसिड को कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, जिसको हम थायोकाइनेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये फैटी एसाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड को, जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म होती है फैटी एसिड की, और ATP का हाइड्रोलाइसिस करके AMP बनाता है और 2 पायरोफॉस्फेट रिलीज करता है। क्लियर है? अब ये जो हमारा फैटी एसिड है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों नहीं क्रॉस कर सकता? क्योंकि ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। किसी में 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, किसी में 18 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, किसी में 22 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को स्पेन नहीं कर सकते। इसलिए इनको स्पेन करने के लिए एक शटल का यूज़ किया जाता है जिसको कार्निटीन शटल बोला जाता है। तो देखो साइटोसोल में क्या बना? हमारा फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बना। ठीक है, क्या बना? फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बना, जो CPT यानी कि कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज 1 के थ्रू किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? एसाइल कार्निटीन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फैटी एसाइल कोएंजाइम ए इज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फैटी एसिड, जो एक एंजाइम, कौन सा एंजाइम? कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज 1, कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज 1 एंजाइम की हेल्प से यानी कि CPT1 की हेल्प से किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? एसाइल कार्निटीन में, एसाइल कार्निटीन में। और फिर उसको भेजा जाता है फिर उसको भेजा जाता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर उसको कहाँ पे भेजा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसकी हेल्प से? एक ट्रांसलोकेज की हेल्प से। एक ट्रांसलोकेज जो एक कैरियर प्रोटीन का काम करना है, कार्निटीन एसाइल कार्निटीन ट्रांसलोकेज, कार्निटीन एसाइल कार्निटीन ट्रांसलोकेज। इस एसाइल कार्निटीन को कहाँ पे भेजता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जहाँ पे क्या किया जाता है? जहाँ पे इसको अगेन फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है?
यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो असाइल ग्रुप है यानी कि फैटी असाइल कोएंजाइम है वो तो अलग कर दिया जाता है और कार्निटीन को अलग कर दिया जाता है, मतलब कार्निटीन यहाँ पे फ्री कर दिया जाता है। और फ्री जो कार्निटीन है वो कहाँ पे मूव कर जाता है, अगेन हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में एंटर कर जाता है, साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्ट करता है CP2 एंजाइम। CP2 यानी कि कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज 2 एंजाइम, कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज 2 एंजाइम जो क्या करता है, फैटी एसाइल ग्रुप को, जो ये फैटी एसाइल कोएंजाइम ए ग्रुप है उसको कार्निटीन से अलग करके वापस से कोएंजाइम ए में ट्रांसफ़र करता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जिसकी वजह से फैटी एसाइल कोएंजाइम ए रेडी हो जाता है बीटा ऑक्सीडेशन के लिए। और जो फ्री कार्निटीन होता है वो वापस से साइटोसोल में ट्रांसलोकेज की हेल्प से कहाँ पे मूव कर जाता है, साइटोसोल में मूव कर जाता है और दोबारा से दूसरे फैटी एसिड को बाइंड करके कहाँ पे लेके आता है, हमारे सेल के मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में यहाँ पे हमारा ये प्रोसेस चलती रहती है। यहाँ पे क्या होता है, इसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है जो इसमें पढ़ेंगे, हम इस स्टेप में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे रेगुलेशन कैसे किया जाता है कार्निटीन शटल का, देखो जो मेलोनिल कोएंजाइम ए होता है वो हमारा बनता है जब हमारा फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस होती है। मेलोनिल कोएंजाइम ए बनता है जब हमारा बायोसिंथेसिस होती है। ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है किसको, बीटा ऑक्सीडेशन को। कैसे ये क्या करता है, कैसे ये इनहिबिट करता है बीटा ऑक्सीडेशन को, बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम CPT1। CPT1 यानी कि कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज 1, कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज 1 एंजाइम को इनहिबिट करके मेलोनिल कोएंजाइम ए जो है वो क्या करता है, इस पाथवे को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो कार्निटीन शटल होता है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड को हमारे साइटोप्लाज्म से किस में ट्रांसपोर्ट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। पहला ये फंक्शन है इसका। बीटा ऑक्सीडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैटी एसाइल कोएंजाइम ए अगर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं जा पाएगा तो उसका बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, और फास्टिंग के टाइम पे, स्टारवेशन के टाइम पे, प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज के टाइम पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्निटीन ना हो, कार्निटीन की डेफिशिएंसी हो, कार्निटीन की क्या हो, डेफिशिएंसी हो, तो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन बहुत कम हो पाएगा, मसल्स में वीकनेस हो जाएगी और हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, हाइपर ग्लूकोज जब वाली कंडीशन, ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्निटीन है ही नहीं, कार्निटीन नहीं है तो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में टूट के फिर वो एसाइल कोएंजाइम में टूट भी गया तो वो क्रेब साइकिल में ही एंटर कर सकता है, वो हमारा यहाँ पे फैटी एसिड को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे कार्निटीन प्रेजेंट नहीं है। कार्निटीन ही हेल्प करता है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को किस में, मैट्रिक्स में जाने के लिए और क्या करने के लिए, हमारा इसका बीटा ऑक्सीडेशन करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है डेट इज़ हमारा बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल। बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। तो बीटा ऑक्सीडेशन में फर्स्ट स्टेप आता है ऑक्सीडेशन। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑक्सीडेशन का फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है जो यहाँ पे बना। ठीक है, देखो ये फैटी एसाइल कोएंजाइम ए था, इस फैटी एसाइल कोएंजाइम ए के साथ यहाँ पे एक एंजाइम बाइंड करता है एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है और FAD को FADH2 में कन्वर्ट कर देता है, FAD को FADH2 में कन्वर्ट कर देता है, यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है और हमारा ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए बन जाता है, ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए बन जाता है। ठीक है, ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए, इनोइल 2 का स्केयर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस वजह से इसको बोला गया है। ठीक है, डेल्टा का स्केयर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, फिर इसकी क्या की जाएगी, ट्रांस हमारे पास एनोइल कोएंजाइम ए जो है इसकी हाइड्रेशन की जाएगी, मतलब कि ये वाटर को ऐड कर देगा उस जगह पे जहाँ पे 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, एनोइल कोएंजाइम हाइड्रेटेज। इनोइल कोएंजाइम हाइड्रेटेज एंजाइम एक्ट करेगा और एल बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, एल बीटा हाइड्रोक्सी कोएंजाइम ए बनाएगा। फिर जिसके बाद क्या होगा, हमारा NAD पॉजिटिव रिलीज़ होगा, NADH हमारा NAD पॉजिटिव रिलीज़ करेगा। ठीक है, NAD पॉजिटिव, ठीक है,
NAD पॉजिटिव जो है वो NADH प्लस H पॉजिटिव में टूट जाएगा। NAD पॉजिटिव जो है वो NADH प्लस H पॉजिटिव में टूट जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो L बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम है ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा with the help of an enzyme बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से और फॉर्म कर दिया जाएगा बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए, बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए, और यहाँ पे NADH की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, फिर जो बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए है, जो बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए है, बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए जो है उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा बीटा कीटो थायोलेज, या जिसको हम सिर्फ थायोलेज बोल सकते हैं, बीटा कीटो थायोलेज या फिर सिर्फ थायोलेज बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा जो सल्फेटेड कोएंजाइम ए है, या फिर हम बोलेंगे सल्फर ग्रुप बाइंडिंग कोएंजाइम ए SH, वो तो रिलीज़ हो जाएगा और हमारा क्या आएगा यहाँ पे दिए जाएंगे यहाँ पे दो एसिटाइल कोएंजाइम एक एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे दिया जाएगा इस रिएक्शन में, जिसकी वजह से दो कार्बन फीड करवाए जाएंगे, क्योंकि एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर दो कार्बन होते हैं। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये अगेन हमारा किसके साथ, अल्फा कीटो असाइल कोएंजाइम ए के साथ बाइंड करके फैटी असाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन करेगा। तो ये साइकिल इस तरह से चलती रहेगी। तो इसमें यहाँ पे एनर्जी कैसे रिलीज होगी, आप बोलोगे कि यहाँ पे तो एक मॉलिक्यूल के बाद दूसरा बन रहा है, दूसरे के बाद तीसरा बन रहा है, और फिर इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। तो फिर यहाँ पे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, जो यहाँ पे FADH2 या NADH निकला है वो बाद में ATP जनरेशन करते हैं। वो क्या करते हैं बाद में हमारे क्या करते हैं ATP प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ATP प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या देखा, जो हमारे यहाँ पे क्या रिलीज़ हो रहे हैं, यहाँ पे एक एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज़ हो रहा है, एक साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज़ हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये बाहर निकल रहा है तो क्या हो रहा है, ये जो बाहर निकल रहा है तो हर एक साइकिल में दो कार्बन बाहर निकल रहे हैं, हर एक साइकिल में, मतलब एक बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल चलेगी तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज़ होगा, मतलब कि दो कार्बन रिलीज़ होंगे, क्योंकि एक एसिटाइल कोएंजाइम में दो कार्बन होते हैं। तो हर एक जो साइकिल है वो फैटी एसिड को क्या करती जाएगी, छोटा करती जाएगी, हर एक दो कार्बन रिलीज होने के बाद वो छोटी होती चली जाएगी। तो रिएक्शन क्या होती है, हर एक साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम ए रिलीज होता है, एक NADH रिलीज होता है और एक FADH2 रिलीज होता है। यहाँ पे NADH ऊपर FADH2 और यहाँ पे हमारा एक एसिटाइल कोएंजाइम ए जो दो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, मतलब कि दो कार्बन छोटी हो गई हमारी क्या, फैटी एसिड की चेन। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या निकलता है हर साइकिल में प्रोडक्ट क्या निकलेगा, एक एसिटाइल कोएंजाइम में, एक NADH, एक FADH और एक फैटी एसाइल कोएंजाइम में शॉर्ट हो जाएगा, जो दोबारा से साइकिल में एंटर करेगा, फिर दोबारा से साइकिल चलेगी, फिर हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में निकल जाएगा, फिर जो बचेगा वो आगे मूव करेगा। इस तरह से जब तक वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो जाता ये साइकिल चलती रहेगी। तो एक हमारे फैटी एसिड को तोड़ने के लिए अप्रोक्स 7 साइकिल चाहिए होती है। अगर हम पाल्मिटिक एसिड की बात करें, जिसके अंदर 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, उसको कंप्लीटली टूटने के लिए 7 साइकिल्स की ज़रूरत होती है। तो हमें पता है कि एक साइकिल में एक हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए रिलीज़ होता है, एक हमारा NADH रिलीज़ होता है, एक हमारा FADH2 रिलीज़ होता है। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज़ होंगे, क्योंकि एक तो इससे बाइंड हो रहा है, एक निकल रहा है, और 7 हमारे क्या होंगे NADH और 7 FADH2 रिलीज़ होंगे कंप्लीट पाल्मिटिक एसिड को टूटने के लिए, जो कि 16 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है बीटा ऑक्सीडेशन का, ये मेजर सोर्स होता है ATP का फास्टिंग के टाइम पे, एनर्जी प्रोवाइड करता है हार्ट के लिए, मसल्स के लिए और टिश्यूज़ के लिए। और एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो वापस से TCA साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्रैब साइकिल में एंटर कर जाता है। अगर एक्सेस एसिटाइल कोएंजाइम ए हो किसी की बॉडी में तो कीटोन बॉडीज़ बन जाती हैं, किसके अंदर, लीवर के अंदर। अब इसको रेगुलेट कौन करता है, ये जो बीटा ऑक्सीडेशन है इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको एक्टिवेट किया जाता है यहाँ पे ग्लूकागन के थ्रू इसको एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है।
एपिनफ्राइन जिसको हम एल्डोस्टेरोन बोलते हैं वो भी इसको एक्टिवेट करता है, लो इंसुलिन भी इसको एक्टिवेट करता है, फास्टिंग एक्सरसाइज बीटा ऑक्सीडेशन को एक्टिवेट करती है ताकि हमें एनर्जी मिल सके। पर इसको इनहिबिट किया जाता है इंसुलिन के थ्रू। जब हमारी बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज होता है तब इंसुलिन रिलीज होता है, तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज हो तो एनर्जी मिल सकती है, तो उस टाइम पे हमारा बीटा ऑक्सीडेशन नहीं एक्टिवेट होगा। मेलोनिल कोएंजाइम ए भी इसको इनहिबिट करता है बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम CPT1, और हाई कार्बोहाइड्रेट का इंटेक भी इसको इनहिबिट करता है, किसको, बीटा ऑक्सीडेशन को। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हर एक साइकिल में कितने प्रोडक्ट निकलेंगे, एक कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन अगर होगा किसका, पाल्मिटिक एसिड का, तो हमारी 8 साइकिल चलेंगी। पर एक साइकिल की अगर बात की जाए तो एक साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम ए निकलता है, एक NADH और एक FADH2 निकलता है। और हर बार फैटी एसिड की चेन 2 कार्बन छोटी होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि हर बार क्या निकलता है एक साइकिल में, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो जितनी साइकिल चलेंगी उतना ही 2 कार्बन छोटा होता चला जाएगा हमारा क्या, हमारा फैटी एसिड। तो कंप्लीटली अगर हम पाल्मिटिक एसिड की बात करें जो कि 16 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, उसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए 7 साइकिल की जरूरत होती है, जिसमें हमारे 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए रिलीज होते हैं, 7 NADH और 7 FADH2 रिलीज होते हैं। ठीक है, अब ये जो है हमारे TCA साइकिल में एंटर करते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करके ATP जनरेट करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा NADH है वो 2.5 ATP बनाता है, यानी कि अप्रोक्स 3 ATP बनाता है, और FADH2 जो होता है 1.5, यानी कि हम कई बार 2 मान के चलते हैं कि 2 ATP जनरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी निकलेगी। इंपॉर्टेंस क्या है बीटा ऑक्सीडेशन की, मेजर सोर्स होता है ये फास्टिंग के टाइम पे ATP का, एनर्जी प्रोवाइड करता है हार्ट और स्केलेटल मसल्स को, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस करता है जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि क्रैब साइकिल में एंटर कर जाता है। एक्सेस एसिटाइल कोएंजाइम ए को कीटोन बॉडीज़ की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, किसमें, लीवर में। रेगुलेशन हमने पढ़ ली कि ग्लूकागन जो है एपिनफ्राइन लो इंसुलिन फास्टिंग एक्सरसाइज को एक्टिवेट करेंगे, इनहिबिट करा जाएगा ये इंसुलिन। मेलोनिल कोएंजाइम ए जो कि इनहिबिट करता है CPT1 को, और हाई कार्बोहाइड्रेट का इंटेक भी इसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, देखो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कार्निटीन की डेफिशिएंसी का मतलब ये है कि फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं कर सकते कार्निटीन शटल के थ्रू। ठीक है, क्योंकि कार्निटीन से बाइंड करके ही हमारे एसाइल कार्निटीन की फॉर्म में फैटी एसिड एंटर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, तो वो एंटर नहीं कर पाएंगे, तो हमारा आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगी बीटा ऑक्सीडेशन की। CPT1 या CPT2 की डेफिशिएंसी होगी तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। MCAD डेफिशिएंसी जिसमें मीडियम चेन एसाइल कोएंजाइम ए में डिफेक्ट होता है, ये एक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है जिसमें डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से फास्टिंग होती है हाइपर ग्लाइसेमिया एंड रिड्यूस होता है, लीडिंग टू फास्टिंग हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन हो जाती है, और रिड्यूस हो जाता है हमारा एनर्जी प्रोडक्शन, तो हमें बहुत वीकनेस फील होती है। ठीक है, तो ये हमारे थे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होता है। हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि पर ऑक्सीजोम में बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड का। अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं वीडियो, और अगली जो वीडियो आएगी वो MCQs की आएगी, जिसमें हम बात करेंगे कि बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होता है, या हमारा कार्निटीन शटल के ऊपर जो MCQ आएंगे वो आएंगे, और पाल्मिटिक एसिड कैसे टूटता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो आज हमने थ्योरी कंसेप्ट पढ़ा उससे रिलेटेड MCQ आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद मी टू वॉच दैट वीडियो। और हर बार जब भी मैं MCQ की सीरीज़ लेके आती हूँ तो अपने क्वेश्चन खुद से सोल्व कीजिए, क्योंकि देखो कोई भी एग्ज़ाम हमें क्लियर करना है, जितने ज़्यादा हम MCQ प्रैक्टिस करते हैं ना उतना ज़्यादा हमारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि टॉपिक को पढ़ो, MCQ करो, टॉपिक को पढ़ो, MCQ करो, फिर पूरे टॉपिक को रिवाइज करो, फिर MCQ करो। एज मच एज MCQ फ्रॉम एनी साइट, फ्रॉम एनी यूट्यूब चैनल यू कैन सोल्व दैम। ठीक है, जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होता जाता है और हमें समझ में आता है कि हमें इस टॉपिक को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी, वेरी नेसेसरी इज़ द रॉन्ग वर्ड, सो इट इज़ नेसेसरी। और अगेन टेक केयर एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ खरीदी नहीं जा सकती। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड thank you so much for giving your support to me, and I just hope that you comment in the comment section given below and like अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियो। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मेरे लेक्चर्स में तो भी मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आई एम क्या कहते हैं, मेरे को ओपन हूँ मैं सजेशंस के लिए, कि आप मेरे को अपने सजेशंस दे सकते हो।